नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट के लिए अच्छा दिन था। दिवाली आ गया, शीघ्र आ गया। सारे पटाखे फोड़ दिए हैं। बुल्स बहुत खुश होंगे। मार्केट 24,000 का पहाड़ क्रॉस कर दिया। 175 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई। लेकिन एक संकट का घंटी बज रही है, और ये संकट का घंटी ये है, बैंक निफ्टी 59 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी ही निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जब निफ्टी 175 पॉइंट ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी को 250-300 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो 59 पॉइंट नीचे है। तो मतलब ये है कि सबसे बड़ा कंपोनेंट निफ्टी का उसको नीचे खींच रहा है, और रिलायंस उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस बहुत अच्छा करेगा, टेक्निकल ब्रेकआउट है वगैरह वगैरह। ऐसा मार्केट नहीं चलती है, ये नैरो टॉप फॉर्म हो रही है। लेकिन जितना दिन जाता है ऊपर जाएगा। आ रहा है बजट। अगर बजट में F&O का टैक्स लग गया तो हवा निकल जाएगा मार्केट से। तो टैक्स प्रपोजल पे डिपेंडेंट है ये बजट। बजट अगर टैक्सेस में इधर उधर करती है तो मार्केट सीधा नीचे आ सकती है। वो रिस्क है। आपका ये एडवाइस है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर कर जब जब मैंने बोला स्टॉक को कंसिडर किया है, आप अपना डाला हुआ पैसा बाहर निकाल दें और सिर्फ अपना जो मुनाफा है उसे मार्केट पे छोड़ दें। मार्केट फिर 1,000-2,000 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको वापस खरीदने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया चांस को, और मार्केट 3,000 पॉइंट नीचे आया, तो आपको बहुत दुख होगा। क्योंकि जो मार्केट 21,000 के नीचे आया था वो अभी 4,000 पॉइंट ऊपर गया है लेस देन एक महीने के अंदर। उतना बड़ा न्यूज मार्केट में नहीं है कि उसे इतना जल्दी 4,000 पॉइंट पुश करें। तो ये सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन लैरी है। और जैसा क्वांट म्यूचुअल फंड में न्यूज आया है, हेरा फेरी हो रही है। सरकार इन जैसे आदमी को पकड़ती नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, बिजनेस करते हैं और छोटे छोटे एडवाइस देते हैं, उनको पकड़कर एग्जाम्पल बनाती है। इन्फोसिस की सलील परीख को एक इनसाइडर ट्रेडिंग केस में पकड़ा। जब उन्होंने रिजल्ट टाइम में कुछ ट्रेडिंग की, उसने एडमिट कर लिया और सिर्फ 25 लाख फाइन से उनको छोड़ दिया। बड़ा मछली है, कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको बड़ा फाइन दे देते तो इन्फोसिस का हवा निकल जाता और मार्केट का हवा भी निकल जाती। तो इस सरकार मार्केट के बलबूते पर चल रही है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर टैक्स प्रपोजल में उल्टा सीधा हो गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तो क्लासिक के शेप रिकवरी है, जहां जिसके मालिक के पास बहुत पैसा है उसको और पैसा देते रहते हैं, और उसे ऐसे गलत काम करके पकड़ लेते भी, उनको छोटे से फाइन से छोड़ देते हैं। और जो छोटा आदमी जो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़ के करोड़ों का फाइन डाल देते हैं। लेकिन भारत वैसा ही है, अभी आज की डेट में वैसा ही है। तो आज क्या क्या न्यूज़ है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो एसबीआई ने एक बड़ा धमाका वाला बॉन्ड ले लिया है। 10,000 करोड़ रेस कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट में। और ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वो बोल रहे हैं। बैक स्टोरी क्या है कि एसबीआई में 50% स्टेक गवर्नमेंट बेच चुकी है। अगर और इक्विटी रेस करना है तो गवर्नमेंट को भी पैसा डालना है। अभी गवर्नमेंट तो बैंकरप्ट है, रिकॉर्ड बोरोइंग पे चल रही है, तो इक्विटी नहीं डाल सकती है। जो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में थी वो मेजॉरिटी अभी नहीं है। तो क्या आईडीबीआई बैंक को भी नहीं बेच पाएगी? क्या एसबीआई में कुछ स्ट्रैटेजिक डिसिजन करें? वो नहीं हो सकती। तो कर्ज पे ही बैंक को चलाना पड़ेगा। सो हर 6 महीने अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से यूएस मार्केट से बॉन्ड मार्केट से खरीद रहे हैं। ये प्रॉक्सी क्वासी सॉवरेन डेट है। क्यों मैं क्वासी सॉवरेन डेट बोल रहा हूँ? 50% स्टेक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बड़ा रिच हिस्ट्री है। उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे लोग। वो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में ऑफिस थी। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। आरबीआई सिर्फ 1948 में आया।
उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आरबीआई थी। द ग्रेट जॉन मेनार्ड कीन्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कहलाते हैं, उन्होंने रुपी को मैनेज की इसी बैंक के थ्रू। इतना स्टोरीड बैंक में अभी इक्विटी डालने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर दूसरे लोग पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट की इक्विटी 50% के नीचे आ जाएगी, तो ना खा सकता है ना बाहर उल्टी दे सकता है, वैसा फंस गया है गवर्नमेंट। तो बैंक ग्रो नहीं हो रही है। और उस साइड आईसीआईसीआई बैंक $100 बिलियन क्लब में पहुंच गई है। एचडीएफसी बैंक 162 की बिलियन डॉलर की मार्केट कैप में पहुंच गई है। कितना अनोखा बात है कि एसबीआई इन दोनों से बड़ा बैंक है और उसका वैल्यूएशन नहीं है। नहीं, ये सच बात है, मार्केट में कोई आपको नहीं बोलेगा। 2 दिन में इंडिया सीमेंट्स का स्टॉक 26% ऊपर गया है, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने उसमें सेंध मार ली है और 23% तक की स्टेक ओपन मार्केट में खरीद रही है। आज 20% की स्टॉक बदल गई हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में गई है। जो लेने वाला हाथ वो मिल गया, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अभी तक हमको पता नहीं किसने बेचा। अगर प्रमोटर ने अभी बेचा नहीं, तो 3 बड़ा मालिक है उस बोर्ड में। आदित्य बिरला के ग्रुप के पास 23% होगा, दमानी के पास 20% होगा और एन श्रीनिवासन के पास 26 से 28% होगी। अभी एन श्रीनिवासन के पास बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, प्लांट को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और इसमें सॉलिड प्रेशर में है। कुछ एसेट उन्होंने बेचा, फिर भी लोन कम नहीं हो रही है, तो कंपनी उनके हाथ से खिसक रही है और दोनों लोग वल्चर की तरफ इसको सर्कल कर रहे हैं। कर्मा एक अच्छा चीज होती है, वैसे करनी पर आपको भी एक दिन आएगा। तमिल में कर बोलते हैं, जब शिव का पैसा सांप आप पे लगता है और शिव का पैसा आप अपने पॉकेट में डालते हो, तो एक दिन आपको चुकाना पड़ेगा कर्ज। यही एन श्रीनिवासन लगभग 25-30 साल पहले एक बूढ़े आदमी का स्टॉक राशि सीमेंट्स को जबरदस्ती से उसे ले लिया। एक दामाद को अपने पॉकेट में डाल के कंपनी को खा बैठा। वही आज उसके साथ हो रहा है। उसका दामाद नालायक है, उसे तो बेटिंग स्कैंडल में पकड़ा गया और वो ये नहीं चला सकता। वो 10वीं पास है, वो इसको नहीं चला सकता, तो ये अपने हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया सीमेंट्स ने उसकी प्रमोटर स्टॉक जो थी चेन्नई सुपर किंग्स का, वो क्या हो गया, उसके बारे में अभी तक न्यूज नहीं आई। मैं कैसे जानता हूँ कि सब लगभग 30 साल के पहले मैंने 22-20 30 रुपया में 200 इंडिया सीमेंट्स लेके छोड़ के बैठा था। अभी मेरे पास स्टॉक है, मैं बेचता नहीं हूँ। अभी मैंने स्टॉक सर्टिफिकेट कल निकाला और डीमैट करने के लिए बेचा, बेचने के लिए नहीं। नया मालिक आएगा, स्टॉक में जान वापस आएगा। जब ने पाया कि उसके इक्वलेंट जो मुझे धोनी की ब्रांड की जो टीम है, उसका स्टॉक भी मिल गया है, वही रियल वैल्यू है इस कंपनी में आज के दिन में। तो मेरा ख्याल है कि एन श्रीनिवासन का 80 साल हो गया है, हाफ ब्लाइंड है, वो चला नहीं पाएंगे। तो एक पीई फंड के रूप से प्रमोटर फैमिली को धोनी खरीद लेगा। वो क्या आज होगा या 5 साल में होगा, देखने वेट करना पड़ेगा। मैं पेशेंटली वेट करूंगा। तो जब सीमेंट स्टॉक सारे ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे दोस्त अनलिस्ट बोल रहे हैं कि सीमेंट का डिमांड बहुत अच्छा होगा भारत में। ये सरासर झूठ है। क्या हो रहा है कि 2 बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, दोनों जो सरकार के न करीब हैं, सीमेंट मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ने पिछले हफ्ते पेन्नार सीमेंट्स को खरीदा, जो जगन रेड्डी का दोस्त के पास था, और साउथ में एंट्री मार ली। अल्ट्राटेक के पास कोई राग नहीं था, उसने केसराम खुद का कंपनी है, उसका सीमेंट कंपनी को डीमर्ज करके अपने साथ मर्ज कर रहा है। दुबई ने रॉक सीमेंट्स में 30% 25% की स्टॉक खरीद ली है और आज इंडिया सीमेंट्स पे रेड कर ली है। तो ये दोनों सीमेंट मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टील सीमेंट्स थर्ड प्लेयर बड़ा होगा। यही सच है कि सरकार के 2 क्लोज इंडस्ट्रीज सीमेंट मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं
और क्योंकि ये ड्यूओपली की तरफ जा रही है, स्टॉक में दम हो गया है और मार्केट ऊपर जा रही है। जो लोग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी सुना रहे हैं उसे खरीदो मत। जो ट्रांस हार्बर लिंक है, यूट्यूब में जाके देखें कि कैसा बना है वो ट्रांस हार्बर लिंक। अब एक स्टिक को अंदर डाल देंगे तो आधा फुट नीचे जा रहा है आज। और जया जो नया राम मंदिर बनाया है उसके ऊपर से पानी अंदर आ रहा है, वैसा चीफ प्रीस्ट बोल रहे हैं। सो रूफ छत से पानी अंदर आ रही है। अभी नया नया बना है, 1800 करोड़ से बनाया है। पब्लिक ने 3500 करोड़ का डोनेशन दी है। एक दिन पब्लिक तो डेफिनेटली हिसाब मांगेगा। लेकिन सच्चाई ये है भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री में। और न्यूज़ है क्योंकि मैं राम टेम्पल के बारे में बोल रहा हूँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एल&टी को मिला है। एल&टी का चीफ एक एम नायक का है जो 85 साल का हो गया लगभग। एक बड़ा आदमी था, जैसे योगी देवेश्वर था आईटीसी का। वो स्लोली रिटायर हो रहे हैं। उनको पता था कि ये प्रोफेशनली रन कंपनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंप कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में अभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली रन कंपनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदती। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुबई और वेस्ट एशिया में पुश कर ली और इंडिया में अपना स्थिरता बनाने के लिए 2-3 बड़े आईटी कंपनीज खड़ा कर दी और माइंट्री को हॉस्टाइल टेक ओवर में खरीद ली। वो एल&टी माइंट्री और एल&टी सर्विसेज से आज चेयरमैन की पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दी और सुब्रमण्यम को इन दोनों कंपनी का चेयरमैन बना दिया। अभी भी वो एल&टी की चेयरमैन एमिरेटस रहेंगे और उनका हिस्ट्री बड़ा हिस्ट्री रहेगा। जब कॉर्पोरेट इंडिया की हिस्ट्री लिखेंगे तो ये नायक के लिए 2-3 पन्ने जरूर लिखेंगे। इसके बारे में मैं अपने दूसरे चैनल में आराम से बात करूंगा। तो और एक इंटरेस्टिंग खबर है, मैंने आपको बोला था कि आप फार्मा स्टॉक्स कंसीडर करें और उसमें डॉक्टर रेड्डी को बोला था। डॉक्टर रेड्डी ने एक एंटी सिगरेट डी एडिक्शन थेरेपी में निकोटीन गम का एक कंपनी को इंग्लैंड में खरीद लिया है लगभग 5,000 करोड़ में। ये बड़ा डेवलपमेंट है और लगता है मुझे कोई डाउट शक नहीं कि डॉक्टर रेड्डी अभी भी अंडर वैल्यूड है और 7,000 जरूर पार करेगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट में सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।